नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 चीज़ों से कंपेयर किया गया है आपकी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। वो 3 चीज़ें हैं। मैनेजमेंट को सबसे पहले कंपेयर करके दिखाया है कि मैनेजमेंट साइंस के जैसे होता है। दूसरा कंपैरिजन हुआ है आर्ट के साथ, और तीसरा कंपैरिजन जो ड्रॉ हुआ है हमारा वो हुआ है प्रोफेशन के साथ। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट साइंस से कितना मिलता है, आर्ट से कितना मिलता है और प्रोफेशन से कितना मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ लिखी है कि कुछ ऑथर्स ने मैनेजमेंट को साइंस के जैसा माना, डिस्कस किया उस बारे में। ऐसा क्यों माना कि साइंस जैसा है मैनेजमेंट? इसलिए माना क्योंकि मैनेजमेंट में उन्होंने पाया कि काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे हैं जो वेरी वेल टेस्टेड हैं और वेरी वेल एक्सपेरिमेंटेड हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फ्यूल के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद डिराइव हुए। ठीक है, FW टेलर की टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे ही ड्राइव हुए थे। सेम एज ये चीज़ें साइंस में भी होती हैं। आप बार बार किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तभी तो कोई प्रिंसिपल ड्राइव होता है। तो लोगों को लगा या कुछ ऑथर्स को लगा कि मैनेजमेंट की जो छवि है वो कहीं ना कहीं साइंस से भी मिलती हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ऑथर्स ने ये भी बोला है कि मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट के जैसे होता है। आर्ट जो होती है वो हमारी हिंदी में बेसिकली कला कहलाती है या हुनर कहलाता है। हुनर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ड्राइंग का हो सकता है या पेंटिंग जो भी बोलते हैं, सिंगिंग का हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का हुनर हो सकता है, किसी भी चीज़ की आर्ट हो सकती है। लोगों ने बोला कि यार ये आर्ट जो है ना ये भी मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जैसे आर्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, किसी भी स्किल में आपको जब हुनरमंद बहुत अच्छे से होना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है उस चीज़ की, और प्लस क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए आपके अंदर। सेम एज बच्चों, मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और उसे कई सारी चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट के जैसा भी है। तो कुछ ऑथर्स ने मैनेजमेंट को आर्ट जैसा भी माना है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कुछ ऑथर्स ने बोला कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन जैसा है या प्रोफेशन जैसा बन रहा है धीरे धीरे। इस चीज़ को हम आगे जाके डिफाइन करेंगे कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले जो ऑथर्स मैनेजमेंट को साइंस के तरीके से मान रहे हैं, पहले उनकी बात को अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट साइंस के जैसा है। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट साइंस के जैसा होने से पहले हमें यह समझना होगा कि साइंस क्या चीज़ है। दोस्तों, साइंस एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है बुक्स वगैरह जो साइंस में अवेलेबल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होती हैं, उनके पीछे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तब जाके कोई चीज़ ड्राइव होती है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी यूं ही नहीं आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कई सारी चीज़ें हैं, एक्शन रिएक्शन, इसके पीछे कई सारी ऑब्जर्वेशन हैं, फाइंडिंग्स हैं, फैक्ट्स हैं, तभी जाके साइंस जैसी चीज़ ड्राइव होती है। तो यहाँ पे बोला भी गया है साइंस इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं जिसमें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, और वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का बेस जो है, ठीक है, वो लॉजिकली जो फाइंडिंग्स मिलती हैं एक साइंटिस्ट को वो फैक्ट्स और इवेंट्स हों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं साइंस के फीचर्स और उन फीचर्स को देखते हैं कि वो मैनेजमेंट से कितना मैच करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ साइंस आर। सबसे पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आप कहीं पर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देखें तो उसका सीधा सीधा मतलब आप यहाँ पर बुक्स से लगाएं। ठीक है दोस्तों,
साइंस के अंदर जैसे ऑर्गेनाइज्ड और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है साइंस की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सेम एज मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एमबीए के स्टूडेंट्स या आप जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल ही तो है। तो एक साइंस के स्टूडेंट को जैसे जैसे बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, ऐसे ही आपको भी मिल सकती है मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ये फीचर आपका तीनों नेचर्स में आएगा। तो हम कह सकते हैं जो बुक्स की अवेलेबिलिटी है वो साइंस में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो ये वाला फीचर जो है साइंस का वो मैनेजमेंट में भी विद्यमान है, यानी कि प्रेजेंट है। अगला देखते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका बेस जो होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो डेवलप होते हैं वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद होते हैं डेवलप, उनमें बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, बार बार रिपीटेडली हम एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, तब जाके कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो तैयार होता है। ठीक है, यूं ही एक ओवरनाइट नहीं बन जाता प्रिंसिपल। सेम एज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ड्राइव होते हैं। लेकिन दोस्तों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे हम साइंस में बात करते हैं वो हर जगह सेम है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो हर जगह सेम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जो हैं दोस्तों वो ह्यूमंस पर अप्लाइड किए जाते हैं, और ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा वो किसी को नहीं मालूम है। ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं स्लाइटली डिफरेंट रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये फीचर जो है वो प्रेजेंट तो है लेकिन पार्शियली प्रेजेंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है इनएग्जैक्ट साइंस जैसा लग रहा है अभी तक तो, ठीक है, कंप्लीटली साइंस जैसा नहीं लग रहा है। तो आगे देखते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है। साइंस का कोई भी प्रिंसिपल उठा लीजिए, उसको आप यूनिवर्सली कहीं पर भी अप्लाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे नहीं होते, और उनका यूज जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट जो है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। देखिए उस जगह कहने का मतलब ये था कि मैनेजमेंट यूनिवर्सली अप्लाइड तो होता है लेकिन एप्लीकेशन ऑफ यूज जो है उसका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि एबीसी कंपनी में वो प्रिंसिपल लागू तो हो रहा हो लेकिन अलग तरीके से हो रहा हो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर XYZ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रिंसिपल लागू तो हो रहा हो लेकिन अलग तरीके से लागू हो रहा हो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल सकता है क्योंकि ह्यूमंस पर अप्लाइड कर रहे हैं हम बेसिकली, और ह्यूमंस पर अप्लाइड जब चीज़ें करते हैं तो हम उन्हें मॉडिफाइड कर देते हैं थोड़ा बहुत समय के साथ, ठीक है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि ये वाला जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। कंक्लूजन निकालते हैं। अब आपने कंक्लूजन निकाला, फीचर्स ऑफ साइंस को देखा मैनेजमेंट से मिला के, तो केवल एक ही फीचर इसमें प्रेजेंट है और बाकी के दो फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्योर और एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्या? मैनेजमेंट। हम इसे कह सकते हैं कि इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस जैसा है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए, फीचर्स या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि बुक्स, दोबारा लिख देता हूँ, बुक्स अवेलेबिलिटी जैसे साइंस में अवेलेबल है वैसे ही मैनेजमेंट में अवेलेबल है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो प्रिंसिपल्स ड्राइव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस पर अप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, ठीक है। पहले में तो मिल रहा है, सेम है, लेकिन दूसरे में मैनेजमेंट से वो चीज़ नहीं मिल रही है। अब देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट के तरीके से। सबसे पहले आर्ट को समझते हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दोस्तों जिसमें हमें स्किल की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब जाके हमें वो परफेक्शन मिलता है आर्ट के अंदर।
इस तरीके से भी समझ सकते हो आप लोग, ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें स्किल प्लस क्रिएटिविटी प्लस प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें चाहिए हो, तभी जाके हम आर्ट में अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, पेंटिंग एटसेट्रा। सबसे पहला फीचर है आर्ट का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम आर्ट में बुक्स अवेलेबल हैं आर्ट की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट, बिल्कुल मिल सकती है। जैसे कि म्यूज़िक में राग वगैरह की कई सारी किताबें अवेलेबल हैं, हमें वो किताबें मिल सकती हैं, हम राग वगैरह की थियोरेटिकल नॉलेज उनसे प्राप्त कर सकते हैं। सेम एज मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं दोस्तों। इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज टू एक्वायर मैनेजरियल स्टडीज, तो ये वाला फीचर जो है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। अगला देखते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है अपने हिसाब से जो नॉलेज आपको मिली है उसे अपने हिसाब से अप्लाई करना। देखिए आर्ट के फील्ड के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है कि आपने म्यूजिक को लेके बुक पढ़ ली या पेंटिंग को लेके बुक्स पढ़ ली तो आपका काम हो गया। नहीं, आप जब तक उसे अच्छे से अप्लाई करना नहीं जानेंगे ना, तब तक आपका उस फील्ड में एक अच्छा रिकॉग्निशन नहीं बनेगा। तो हर आर्टिस्ट के पास अपनी एक खुद की पर्सनल स्किल होती है, क्रिएटिविटी होती है। ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो अपनी नॉलेज जो उसने प्राप्त की है उसे अप्लाई करता है। अरिजीत सिंह अलग तरीके से गा रहे हैं, कुमार सानू अलग तरीके से गा रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक की नॉलेज दोनों के पास सेम थी। ठीक है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल में भी वही चीज़ दी गई है कि ज़्यादातर संगीतकार जो होते हैं सेम राग वगैरह सीखते हैं, लेकिन उनके अप्लाई करने का तरीका उनकी पर्सनल स्किल्स और उनकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के हिसाब से बदलता रहता है। मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर सेम मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ता है। मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे जो हैं फ्यूल के कई सारे प्रिंसिपल सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन उन्हें जिस हिसाब से दी जाएंगी, अगर फ्यूचर में वो किसी कॉर्पोरेट जगह पे काम करते हैं तो उन्हें अप्लाई करने का तरीका उनका हर बार अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे यही दिया है कि एफिशिएंसी पर, मैनेजर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो उन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करता है, अपनी खुद की पर्सनल स्किल लगा के और क्रिएटिविटी लगा के। तो ये फीचर जो है आर्ट का वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है दोस्तों। अगला देखते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट जो होती है उसका मूलभूत सिद्धांत यही होता है कि उस आर्ट में आप हमेशा परफेक्ट तभी बने रहेंगे जब आप उस आर्ट की बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे और उस आर्ट में लगातार आप क्रिएटिव तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, वरना आप उसमें ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। एक आर्टिस्ट को चाहिए कि लगातार अपनी जो आर्ट है उसकी लगातार प्रैक्टिस करता रहे, जिससे कि वो हमेशा पॉलिश होता रहे, फाइन हो जाए और परफेक्ट हो जाए। ऐसे ही एक मैनेजर को धीरे धीरे समय के साथ साथ अनुभव लेते हुए क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाती है और उसके प्रिंसिपल्स अप्लाइड करने के तरीके इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट का, वो आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। तो कंक्लूजन ये निकला कि आर्ट के जितने भी सारे फीचर्स हैं ना, जैसे कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और पहला वाला तो सब में कॉमन है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तीनों के तीनों ही विद्यमान हैं यानी कि प्रेजेंट हैं। मैं कभी कभी बीच में शुद्ध हिंदी बोल देता हूँ, आई होप आपको ऑकवर्ड ना लगती हो। अगला है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन का हिंदी मतलब होता है पेशा। ठीक है, डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, प्रोफेशन ही तो हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स के लिए मतलब ड्रीम जॉब होती है, ये सब क्या है, प्रोफेशन ही तो हैं। प्रोफेशन क्या होता है, एक किताबी भाषा में प्रोफेशन को क्या बोलते हैं? प्रोफेशन एक इस तरीके का व्यवसाय है या ऑक्यूपेशन है जिसमें हमें एक खास तरीके की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इन विच एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड। ये शब्द जो है इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एंट्री इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। देखिए किसी भी प्रोफेशन में घुसने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर उस चीज़ का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को जब आप निकालेंगे तभी उस प्रोफेशन का हिस्सा बन पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर,
ठीक है, आपको MBBS करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप लॉयर बनना चाहते हैं तो क्लैट निकालिए, लॉ करिए, ये सारी चीज़ों के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब आप उस प्रोफेशन के अंदर एंटर कर पाएंगे। CA करना है आपको, CA से प्रोफेशन में जाना है तो CPT और IPCC और इंटर फाइनल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जो है उसे ले पाएंगे प्रोफेशन के तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से भी समझाया गया है। प्रोफेशन वो चीज़ है जिसमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि एग्ज़ाम की ज़रूरत इसके अंदर हमें पड़ती है दोस्तों। ये थोड़ा नेचर जो है वो प्रोफेशन वाला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर 5 पॉइंट हैं। तो मेन फीचर्स क्या हैं प्रोफेशन के, देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, थोड़ा सा भाषा बदल दी है लेकिन चीज़ वही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी आप इसे लिख सकते हैं। वही चीज़ है दोस्तों जैसे कि आर्ट और साइंस में बुक्स की अवेलेबिलिटी है, सेम एज प्रोफेशन के अंदर भी है, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि बुक्स हैं। और मैनेजरियल स्टडीज़ के लिए या मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी बुक्स हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में शामिल है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एग्जाम देना होगा। इस प्रोफेशन में घुसने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम निकालना ही होगा, जो प्रोफेशन में आप घुसना चाहते हैं उससे रिलेटेड। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। देखिए किसी भी प्रोफेशन या पेशे में आपको अगर आपको एंटर करना है तो उससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा या उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड डिग्री है वो आपको प्राप्त करनी होगी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, MBBS करिए, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट को लेके। मैनेजमेंट की मैनेजर की अपॉइंटमेंट के लिए ऐसी कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आपको MBA करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अब कई सारी कंपनीज उन्हीं मैनेजर्स को प्रेफर करती हैं जिनके पास MBA डिग्री है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है आप MBA करें। अगर आपके पापा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर हैं तो आप उसके अंदर मैनेजर आसानी से बन सकते हैं, बिना डिग्री के बन सकते हैं, बिना किसी चीज़ के बन सकते हैं, ठीक है। कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी में ये हो रहा है कि कई सारी कंपनीज जो हैं वो मैनेजर तभी अच्छा अपॉइंट करती हैं जब उनके पास MBA की डिग्री हो। तो ये फीचर जो है प्रोफेशन का वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जल्द ही प्रेजेंट कर लिया जाएगा विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, यानी कि कानूनन रूप से। स्टैट्यूटरी वार्निंग होता है जैसे तंबाकू वगैरह पे लिखा होता है, टोबैको वगैरह पे, कि ये खाने से मतलब आपको कैंसर हो सकता है, वही चीज़ है स्टैट्यूटरी, कानूनन रूप से। अगला देखते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। देखिए जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, CA वगैरह, उनकी स्पेशल एसोसिएशंस भी होती हैं। जैसे डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना है। इन सारे प्रोफेशनल्स को इन एसोसिएशंस के तहत खुद को रजिस्टर कराना होता है, इसके अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। सेम एज मैनेजमेंट में भी कई सारे एसोसिएशन बने हुए हैं मैनेजर के लिए, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इनके तहत मैनेजर को भी रजिस्टर कराना होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लीगली जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर को यहाँ रजिस्टर कराना ही पड़े। ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन जल्दी ही स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ इसे इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कई सारी कंपनीज अब प्रेफर करती हैं। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड का मतलब है कि एक डॉक्टर से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर पेशेंट को बराबर नजरिए से देखेगा, ठीक है, किसी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करेगा। ये उसका एथिकल कोड है, उसका बेसिक नेचर है, उसका बेसिक व्यवहार है, ठीक है। तो सेम एज कई सारे एथिकल कोड तय किए गए हैं कई सारे प्रोफेशंस के लिए,
ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा इस बारे में भी। हर प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ एथिकल कोड सेटअप किए गए हैं उनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा। सेम एज मैनेजमेंट में भी इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैनेजर का बिहेवियर हो एथिकल हो, यानी कि लीगल हो, मोरालिटी पे भी अच्छा हो। ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट द्वारा भी। लेकिन लीगली फिर बात वही आ गई कि लीगली जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, जोर जरूर दिया जा रहा है लेकिन लीगल ऐसा नहीं है कि लीगली कि वो करना ही करना है। तो ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं दैट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। पांचवा देखते हैं सर्विस मोटिव। देखिए, प्रोफेशन में बेसिक पर्पस यही होता है कि हम क्लाइंट को अच्छे से डेडिकेटेड होके उसके साथ काम करें। ठीक है, हमारा कोई क्लाइंट आया है, हम उसे अपना फुल डेडिकेशन के साथ उसकी सेवा करें। ठीक है, हमारा कोई मरीज आया है, हम अच्छे से उसे ट्रीट करें। यही तो एक अच्छे प्रोफेशनल की पहचान है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ समय के साथ बदल रही है धीरे धीरे। अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखती, वो ये भी देखती हैं कि हमारे कस्टमर्स का भला हो। और ऐसा अब लगभग होने ही लगा है 90% ऑर्गेनाइजेशन में। केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट नाउ इट इज अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब ऐसा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फीचर भी अभी प्रेजेंट नहीं है लेकिन जल्द ही इंक्लूड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे प्रोफेशन जैसा बनता जा रहा है, यानी कि प्रोफेशन के रास्ते पर चल रहा है। आज भले ये प्रोफेशन जैसा रिकॉग्नाइज्ड या इसकी पहचान ना बनी हो, लेकिन भविष्य में मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज यानी कि कंप्लीट प्रोफेशन जैसा दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट तीनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो आपने साइंस आर्ट प्रोफेशन पढ़ा उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, सहन कर लीजिएगा मुझे। एमसीक्यू और केस स्टडी को देखते हैं। सबसे पहला, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर, अगर आपको लॉयर बनना है, वन हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सही बात है, अगर आपको वकील बनना है तो आपको खुद को स्वयं को रजिस्टर कराना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। ये विच फीचर ऑफ प्रोफेशन बीइंग रिवील्ड, यहाँ पर कौन सा फीचर जो है वो जाहिर हो रहा है। देखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो फीचर था प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें ये बताया गया था कि कोई भी प्रोफेशनल जो होता है, लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो, उसको अपने बोर्ड के तहत या अपने एसोसिएशन के तहत खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बताया था, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताया था। यहाँ पर लॉयर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की भी बात हो रही है। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन जो उसका दूसरा या तीसरा पॉइंट था, आई थिंक वो यहाँ पर रिवील हो रहा है प्रोफेशन का फीचर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइंस आर्ट और प्रोफेशन का वो कौन सा फीचर है जो तीनों में कॉमन था? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जहाँ पर बुक्स की बात हुई थी वो तीनों में हुई थी। साइंस में भी बुक्स अवेलेबल हैं, सेम एज प्रोफेशन में भी और सेम एज आर्ट में भी। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला जो था फीचर वो सब में कॉमन था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगली केस स्टडी थोड़ी लंबी है, डरे ना बिल्कुल। मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड लाइक अ डिसिप्लिन। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट. Students are learning from these books various principles and theories of management, but all students of MBA do not become successful only by learning these principles. The success depend upon creative application of these principles. Today many companies have started giving importance to corporate social responsibility and business ethics. In the above para, one feature of science, art and profession each are given. Identify each of them by quoting lines. देखिए, मैंने पहले से ही अंडरलाइन करके रखा है क्योंकि समय की बचत हो। ठीक है,
देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स की अवेलेबिलिटी, जहां पर भी आपको ये वाला शब्द दिखाई दे नंबर ऑफ बुक्स वगैरह, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको टिक कर देना है। तो वही आंसर है आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगली अंडरलाइन मैंने जो की थी वो यहाँ से यहाँ तक की है, द सक्सेस डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल। किसी भी व्यक्ति की सक्सेस उसके उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के तरीके से होती है, यानी कि अप्लाई करना आना चाहिए। आप भले ही जानते कितना भी अच्छा हो, अगर आप अप्लाई अच्छा नहीं करते तो आप बेकार हैं, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। आर्ट में याद करिए सेकंड वाला था, ठीक है। हर आर्टिस्ट के पास सेम नॉलेज होती है लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। सेम एज मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट थ्योरीज और प्रिंसिपल सब ने पढ़े हैं लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग रहेगा। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, खुद की तैयार की हुई या इजाद की हुई तरीका, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड वाला जो है, कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। अब धीरे धीरे कंपनीज जो हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी हैं, जहाँ पर भी सामाजिक जिम्मेदारी की बात आई है यानी कि सर्विस मोटिव। क्या है दोस्तों आंसर इसका? है सर्विस मोटिव आंसर है आपका। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। आस्ता ला विस्ता, चोकोस्लोवाकिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।